हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने ट्रांसलेशन के टॉपिक में चल रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में हम लोगों ने एक क्लास में बात किया था नाउन क्लास के बारे में, फिर एक क्लास उसके अगले वाले क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव क्लास के बारे में बात किया था, और पिछला वाला जो क्लास चला था हम लोगों का एडवर्ब क्लास वाला टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो एडवर्ब क्लास वाले टॉपिक में कुछ चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है मैटर कि इसका हमको पार्ट सेकंड आज बताना है, किसमें, एडवर्ब क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यह वह क्लास है जो एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर और कॉन्ट्रास्ट, चार चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और भी एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कॉन्सेशन, एडवर्ब ऑफ सपोजिशन, एडवर्ब ऑफ इफेक्ट, एडवर्ब ऑफ पर्पज, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। सभी एडवर्ब्स को पढ़ना ही है। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अगला हमारा जो एडवर्ब आ रहा है, ये आ रहा है कंपैरिजन। चलिए आज हम लोग कंपैरिजन के बारे में बात करें। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं देख लीजिए। एक है एज का यूज, दूसरा होता है सो, एज का यूज, और एक हम लोग यूज करते हैं कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि ये कह सकते हैं एडजेक्टिव का यूज। कैसे, कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग। कंपैरिजन है तो ये कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है, ये कंपैरिजन के ही काम में आता है। ठीक, यानी इस एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते समय क्या करना पड़ेगा, देन का यूज होता है। ठीक, कैसे करेंगे देखते हैं। कंपैरिजन करना है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल देता हूं आपको, मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोहन। ठीक है, जितना कि सोहन, मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोहन। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि मोहन उतना ही यानी मोहन और सोहन ये दोनों ऐसे लड़के हैं जिनकी बुद्धि क्या है, लगभग बराबर है, इसीलिए दोनों को बुद्धिमान कहा गया। कितना, उतना ही जितना कि, जितना ये बुद्धिमान उतना वो बुद्धिमान, यानी दोनों में कंपैरिजन हो गया। और जब दोनों में कंपैरिजन हो गया तो हम लोग एज का यूज कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या, मोहन इज एज वाइज एज सोहन। देखिए कितना इजी है, मोहन इज एज वाइज माने उतना बुद्धिमान, एज सोहन जितना कि सोहन। मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोहन। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, बड़े आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह से सेम इसी तरह से हम यूज करते हैं इसका, किसका, सो और एज का। लेकिन सो और एज का यूज हम लोग निगेटिव सेंस में करते हैं। जैसे कहा जाए, राधा उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता। राधा उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता। तो ध्यान से देखिए, उतना, जितना कि, उतनी, जितनी की, है ना, है, लेकिन यह इसका सेंटेंस जो है निगेटिव सेंस में जा रहा है। और जब इसका सेंस निगेटिव में जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सो का यूज करेंगे। कैसे कहेंगे, राधा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक ही तरह का एग्जाम्पल है, जैसे ये है वैसे ही है। अंतर क्या है, ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है, इतने का ही डिफरेंस है। इतने के लिए हम लोग एज और सो एज का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एज का यूज हुआ था, यहाँ पे सो एज का यूज हुआ है। ठीक, बाकी रही बात कंपैरेटिव डिग्री की,
तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसी को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है। और ऐसा करते कब हैं? जब किसी दो नाउन के बीच कंपैरिजन किया जाता है। दो नाउन या प्रोनाउन या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में जब भी कंपैरिजन किया जाएगा तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कहा जाए मोहन सोहन से लंबा है। ठीक, मोहन सोहन से लंबा है। देखिए एक लड़का है मोहन, एक लड़का है सोहन, और लंबाई अगर देखी जाए तो उसमें क्या है? मोहन ज़्यादा है। यानी दोनों लड़कों के बीच में जब कंपैरिजन किया गया तो हमारे पास क्या आया? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन किया जा रहा है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे मोहन इज टॉलर, और टॉलर के जस्ट बाद लिखना पड़ता है देन, उसके बाद सोहन। मोहन इज टॉलर देन सोहन। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप अपने मन से ले सकते हैं और उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ एक लाइन तो आप नोट में लिख ही सकते हैं। ठीक है, नोट में आप लिख सकते हैं क्या? कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे आप बढ़ा सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोगों का कंपैरिजन करने के लिए आपके पास शब्द हैं एज, सो एज और एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का जो अगला आ रहा है कॉन्सेशन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेशन लिखा हुआ, ये कॉन्सेशन, और एक हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्या? कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST, कॉन्ट्रास्ट। डियर स्टूडेंट, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, कॉन्सेशन एंड कॉन्ट्रास्ट दोनों एक ही चीज़ें हैं, जिनमें यूज क्या होता है? इस पे यूज होता है क्या? दो एंड ऑल दो। ये यूज मैंने पिछले वाले क्लास में क्लियर किया था। दो एंड ऑल दो का यूज करते हैं और सेंटेंस के बीच में एट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोग पिछले वाले क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो फिर हमको इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग पिछले क्लास में भी समझ सकते हैं। अब बचता है हमारे पास सपोजिशन। ठीक है, आइए हम लोग इसको देख लें। तो सपोजिशन का मतलब, इसका मतलब फिर समझ लीजिए, इसका मतलब होता है दृढ़ता से होता है। और इसमें हम लोग शब्द यूज करते हैं कौन सा? इवन इफ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सेंटेंस कभी कभी आता है, चाहे बारिश क्यों ना हो मैं विद्यालय जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, मतलब धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको, आप लोग परेशान ना होना, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। ठीक है, इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दृढ़ता होती है और वो सेंटेंस में इफ, इवन इफ का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, चाहे बारिश क्यों ना हो, चाहे बारिश क्यों ना हो मैं विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, आपके सामने अच्छा सा एग्जाम्पल है, चाहे बारिश क्यों ना हो मैं विद्यालय जाऊंगा। ध्यान से देखिए, ये आपका क्लास कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लास। और दूसरा क्या बन गया? आपका प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, तो पहले लिखिए आप प्रिंसिपल क्लास को। मैं देखिए यहाँ पर दृढ़ता दिखा रहा है। अगर दृढ़ता दिखा रहा है तो मैंने कहा, पिछले क्लास में मैंने कहा था, क्या कहा था? कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग, अन्य सभी शब्दों के साथ शैल का प्रयोग। कब? जब दृढ़ता दिखानी हो। तो आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। आगे क्या? इवन इफ इट रेन्स। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्लियर हैं। इसे आप लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इवन इफ को पहले करेंगे, लेकिन इवन इफ को जब पहले करेंगे तो पहले वाक्य के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। इवन इफ इट रेन्स कॉमा आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, लिख देता हूं, इवन इफ इट
रेंस, कॉमा लगा देंगे और कह देंगे क्या, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोग समझ चुके हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी इफेक्ट की ओर। इसमें देखा क्या, इवन इफ, इफेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं। इफेक्ट में हम लोग शब्द यूज करते हैं क्या, शो डॉट 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 दैट, शो डॉट 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 दैट। ठीक है, ये इफेक्ट दिखाता है, यानी कि कोई ऐसी कमी, कोई ऐसा कारण दिखाने लगेगा जिसका उसके कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, वह इतनी कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकती। ठीक है, वह इतनी कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकती, यानी ये कारण दिखा रहा है, बेचारी ऐसी है ना कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि वह चल भी नहीं सकती। ठीक, तो इसमें हम लोग एक रूल पढ़ते हैं जो आप लोग पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन में। रिमूवल ऑफ टू, एडवर्ब रिमूवल ऑफ टू। तो जब टू को हटाया जाता है तो ऐसे ही सेंटेंस बनता है, कैसे, वह इतनी कमजोर है कि, मतलब हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं सी इज सो वीक, सी इज सो वीक, दैट का प्रयोग करिए, दैट सी कैन नॉट वॉक। ओके डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, सी इज सो वीक, यहाँ पे आ गया दैट, सो दैट। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता ना, इसको आप लोग अगर बदलना भी चाहें तो क्या करते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ टू, टू को हटाते ही ये सब चीज़ें आती हैं। यानी कि हम इसको शॉर्ट में, अगर फिलहाल ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखने का तरीका दूसरा हो सकता है, सी इज टू वीक टू वॉक, यानी सिंपल बना सकते हैं, कैसे, सी इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका बन गया सिंपल, क्या बन गया, सिंपल, और ये वाला सेंटेंस आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन में ये सेंटेंस आपको देगा, कहेगा कि आप इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस दे दिया, कहा कि आप सिंपल बनाइए, तब आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आगे जो क्लासेस आएंगी, जब ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाना शुरू करूँगा तब आप इन सब चीज़ों में क्लियर हो पाएंगे। तो ये इफेक्ट का आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं पर्पज वाले को। ठीक है, आइए पर्पज वाले को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पर्पज का मतलब ही हो गया क्या, उद्देश्य, यानी कि यह सेंटेंस ऐसा इसका यूज करना होता है, इसमें क्या होता है, उद्देश्य दिखाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य दिखाने का जब काम होगा तो हम लोग इस एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका यूज करते कैसे हैं, इसमें आता है सो दैट। ध्यान देंगे आप लोग, इसके पहले जो मैंने बताया सो डॉट 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 तब दैट, और इसमें क्या आ रहा है, सो दैट। ठीक है, अब देखिए एक ही एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल है, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। ध्यान दीजिएगा कि पास का मतलब यहाँ पे क्या, सफल। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया पास्ट में ताकि वह पास हो सके, ये भी पास्ट में है। हम लोग इसमें यूज करते हैं प्रभाव दिखाने के लिए सो दैट। कैसे लिखेंगे, ही, ठीक है, वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, और यहाँ पे लिख देंगे सो दैट
अब फिर आ जाएगा ही, अब यहाँ पे पास्ट है तो माइट, ही माइट पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, सो दैट, और सो दैट के साथ यहाँ पे आ गया मे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके, मतलब ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे पास। इसी को अगर हम प्रेजेंट में कर दें, ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि क्या, ताकि पास हो सके। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि पास हो सके। अब यहाँ पर क्या आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे यूज करेंगे सो दैट का, सो दैट। अब यह प्रेजेंट में है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ही मे और पास। देखिए यहाँ पे सो दैट के साथ क्या आ गया, मे आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई, क्या, कि जब सो दैट का प्रयोग उद्देश्य दिखाने के लिए हो तो उसके पश्चात टेंस के अनुसार मे या माइट का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मे और माइट का यूज करना है कब, जब सो दैट उद्देश्य दिखाएगा तब। ठीक, तो यह उद्देश्य दिखाने के लिए शब्द हो गए। अब भी आपके पास क्या बचता है, अब भी आपके पास केवल एक और चीज़ बचा हुआ है, कंडीशन। आई थिंक बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है क्या, सबऑर्डिनेट क्लास में एडवर्ब क्लास का क्लास चल रहा है। ठीक है, एडवर्ब क्लास में एक बार मैं फिर से पूरा रिवीजन कर दूं। एक्चुअली क्या है कि देखिए यहाँ पर मैंने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, टॉपिक में क्या है, कंडीशन। ठीक है, इस एक टॉपिक को मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि मेरा विचार है कि इसका मैं एक वीडियो अकेले बनाऊंगा, केवल कंडीशनल सेंटेंस को लेके बनाऊंगा, जिसमें पूरी कंडीशन आपको दूंगा। ठीक है, छोटा टॉपिक नहीं है, ये बड़ा टॉपिक है, एक पूरा का पूरा क्लास आएगा। आई थिंक आधे घंटे से कम का वीडियो नहीं होगा इसका, ये भी जो भी क्लास होगा आधे घंटे से ज़्यादा का होगा, इसका क्लास आधे घंटे से ज़्यादा का होगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इस क्लास में शामिल नहीं कर रहा हूँ। फिर से ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं सारी चीज़ों को एक बार में रिवाइज कर दूँ कि ट्रांसलेशन में एडवर्ब क्लास वह क्लास है जो एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब के काम क्या होते हैं, टाइम बताना, प्लेस बताना, रीजन बताना, मैनर, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट और कॉन्सेशन एक ही चीज़ है। कंपैरिजन बताना, सपोजिशन मतलब दृढ़ता व्यक्त करना, प्रभाव दिखाना, उद्देश्य दिखाना, फिर कंडीशन शर्त दिखाना, ये सारे के सारे काम किसके हैं, एडवर्ब क्लास के। तो एडवर्ब क्लास के में बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है और सॉरी, मुझे लगता है कि आप लोग सिंथेसिस में जब एडवर्ब क्लास को पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लास को जोड़ना सीखेंगे, कैसे आप लोग यूज करेंगे इसको, कैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को जब देखा जाएगा तो सिंथेसिस बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो आप लोग भी प्रयास यही करना कि इन सब चीज़ों को पहले ही सीख लेना अच्छे से, ताकि सिंथेसिस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बेहतर तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट है। बाकी अगर कुछ कमियां हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, पढ़िए, आप लोग कोशिश करिए, नॉलेज के लिए पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग पास होने के लिए पढ़िए, क्योंकि मेरा मानना है कि पेपर जो है आपके भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता। कोई भी पेपर आपके चरित्र का निर्धारण नहीं कर सकता। आपके चरित्र का निर्धारण कौन करेगा, आपके अंदर का ज्ञान और आप जो समाज में रहते हैं, जो आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार और आपका ज्ञान निर्धारित करेगा कि आप कैसे हैं। कोई भी पेपर आपको ये सर्टिफाई करके नहीं दे सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, केवल पास होने के लिए ना पढ़िए, बल्कि इसे पढ़िए आप लोग अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो आज के क्लास को बस हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में मतलब
बस ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, enjoy yourself, enjoy your day, be happy, be healthy. Thank you to watch this video.